नमस्कार, मैं संतोष कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिनमें शामिल हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खाली स्थान, एक शब्द में उत्तर, सही विकल्प और सही जोड़ी। ये ऐसे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 अध्याय 6 जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में किडनी किस तंत्र से संबंधित है? मनुष्य में किडनी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल एवं खनिज लवण के वहन के लिए, और फ्लोएम उत्तरदायी है भोज्य पदार्थों के वहन के लिए। हम जानते हैं कि पौधों में भोज्य पदार्थों का जल एवं खनिज लवण का जो ट्रांसपोर्टेशन है, वहन है, वो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। लेकिन बच्चे प्रायः कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में कौन सा जल एवं खनिज लवण का वहन करता है और कौन सा भोज्य पदार्थ का करता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक ये है कि जो जाइलम है, जाइलम का पहला शब्द देखिए क्या लिखा हुआ है, जा, और जा से क्या होता है, जल। तो यदि आपने जा से जल समझ लिया तो फिर पूरा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि जा से जल और जल है तो जल के साथ निश्चित रूप से खनिज लवण रहेंगे। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जाइलम के द्वारा किसका वहन होगा? तो जल एवं खनिज लवण का होगा। और फ्लोएम, जब दो चीजें हैं, जाइलम है और फ्लोएम है, तो एक हमको पता चल गया कि जाइलम अर्थात जा मतलब जल, और जल के साथ खनिज लवण। अब दूसरा बचा, तो निश्चित रूप से दूसरा किसके लिए होगा? भोज्य पदार्थों के वहन के लिए होगा। तो ये दूसरा जो फ्लोएम है वो भोज्य पदार्थों का वहन करता है। जाइलम रूट से जो रूट के द्वारा जो जड़ के द्वारा जो जल अवशोषित किया जाता है उसे पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाता है। ये जाइलम का काम है। जल एवं खनिज लवणों को जो रूट अवशोषित करता है उसे ये पूरे भाग पर पहुंचाता है। इसके अलावा फ्लोएम का काम क्या है? तो फ्लोएम भोज्य पदार्थों का वहन करता है। भोज्य पदार्थ का निर्माण कहाँ होता है? भोज्य पदार्थ पत्तियों में बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो जो भोज्य पदार्थ बना पत्तियों में, यह पौधे के पूरे भाग तक, हर एक अंग तक पहुंचाने का काम किसका है? फ्लोएम का है। तो जाइलम और फ्लोएम का ये मुख्य कार्य है। अगला, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि दो चीज़ें मिलती हैं और 2 चीज़ों की उपस्थिति आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिलते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये इनका भोजन है जो पौधे अपने लिए बनाते हैं। तो इस तरीके से यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है, जो कि स्वपोषी पोषण की एक मुख्य विशेषता है। पाइरूवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में होता है और यह क्रिया होती है, यह श्वसन की क्रिया है। श्वसन की क्रिया में पाइरूवेट का विखंडन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में होता है, और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। यदि लार में लार एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो हमको पता है कि जो लार एमाइलेज है वो पाचन की क्रिया में मदद करता है, और यह स्टार्च का शर्करा में विघटन करता है। मतलब स्टार्च जो है, भोज्य पदार्थ में जो स्टार्च है वह शर्करा में टूटता है। तो ये स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का, स्टार्च को शुगर में तोड़ने का काम कौन करता है? यह करता है लार एमाइलेज। तो यदि लार एमाइलेज ही नहीं होगा तो स्टार्च का शर्करा में विघटन कैसे होगा? इसलिए ध्यान रखेंगे, जो लार एमाइलेज है उसका काम क्या है? स्टार्च का शर्करा में विघटन करना, स्टार्च को शर्करा में तोड़ना।
अवशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो यह उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। आमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? हमको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है कहाँ? हमारे आमाशय में। तो इसके आंतरिक स्तर की, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो HCl अम्ल है, तो इससे रक्षा आमाशय के आंतरिक दीवार से कैसे होती है? तो इसकी रक्षा होती है म्यूकस के द्वारा। म्यूकस की एक परत पाई जाती है जिसके द्वारा इसकी रक्षा होती है। गुर्दों की निस्यंदन इकाई क्या कहलाती है? किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट है उसको क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन यूनिट, जो फिल्टर करने वाली यूनिट है किडनी की, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन निस्यंदन इकाई कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? विशेष ध्यान रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के समय जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो कहाँ से मुक्त होती है। तो हम जानते हैं कि दो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलते हैं, तब जाके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, और H2O जल में भी ऑक्सीजन है। तो जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? वो ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, वो ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। स्वपोषी जीवों में आंतरिक कोश की ऊर्जा किस रूप में एकत्रित रहती है? स्वपोषी जीवों में आंतरिक कोश की ऊर्जा किस रूप में एकत्रित रहती है? हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है स्वपोषी जीवों में, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो ये स्टोर किस रूप में रहता है? ये स्टोर रहता है स्टार्च के रूप में। किस रूप में स्टोर रहता है? ये एकत्रित रहता है पत्तियों में स्टार्च के रूप में। स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? तो स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया रक्षक कोशिका अर्थात गार्ड सेल्स में जल की उपस्थिति पर निर्भर करती है। किस पर? जल की उपस्थिति पर, जल की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः पौधे के किस भाग में होती है? तो हमको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? पत्ती में होती है। मुख्य रूप से पत्तियों में होती है, सबसे ज्यादा पत्तियों में होती है। इसके अलावा और जो हरे भाग है वहां भी यह क्रिया होती है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से प्रायः खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न होती है, यह किस वजह से होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं तब क्या होता है? तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो प्रायः पैरों में जकड़न होती है। यह होता है पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन की वजह से। ध्यान रखेंगे, श्वसन की क्रिया में जब ऑक्सीजन कम प्राप्त होती है तो ऑक्सीजन कम प्राप्त होने की स्थिति में पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है। पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से ये क्रैम्प, जकड़न होता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, मुख्य शब्द ये ध्यान रखिएगा, पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिसकी वजह से पैरों में जकड़न होती है। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाता है? तो जैव प्रक्रम कहलाता है। अनुरक्षण, मुख्य शब्द क्या है? अनुरक्षण का कार्य जो करते हैं पूरे प्रक्रम, वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो अभी हमने फिल्ट्रेशन यूनिट के बारे में बात किया कि किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो क्या है? तो वो नेफ्रॉन है। तो वृक्क की जो संरचनात्मक इकाई है वो भी नेफ्रॉन ही है। तो ध्यान रखेंगे, वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन। ऑक्सीजन विहीन रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है? और ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है? हमको पता है कि रक्त को लाने ले जाने के लिए हमारे शरीर में छोटी छोटी नलियां पाई जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं, ये क्या है? ये धमनी और शिराएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, शिरा में अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त हम लोग साधारण भाषा में अशुद्ध कह देते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है? ऑक्सीजन विहीन रक्त होता है। मतलब ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन विहीन रक्त जो होता है वो अशुद्ध रक्त कहलाता है। और ये अशुद्ध रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है? शिरा के द्वारा होता है, वेन्स के द्वारा होता है। और ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है?
धमनी के द्वारा होता है। जो शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है, उसका परिवहन किसके द्वारा होता है? धमनी के द्वारा होता है। इनका अपवाद भी है एक, फुफ्फुस, शिरा और फुफ्फुस धमनी, वो भी याद रखिएगा। फुफ्फुस, शिरा और फुफ्फुस धमनी अपवाद हैं। तो ऑक्सीजन विहीन रक्त शिरा के द्वारा, मतलब जो अशुद्ध रक्त है वह शिरा के द्वारा और जो शुद्ध रक्त है वह धमनी के द्वारा। आमाशयी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले उस एंजाइम का नाम जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है, तो यह एंजाइम है पेप्सिन। पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, तो हमको पता है पत्तियों का रंग हरा किसकी वजह से होता है, कौन सा पिगमेंट है, कौन सा वर्णक है, तो यह पिगमेंट है क्लोरोफिल। ध्यान रखेंगे, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहा जाता है? तो वायु की अनुपस्थिति में जो शोषण होता है उसे अनाक्सी शोषण कहते हैं, और जो वायु की उपस्थिति में शोषण होता है उसे ऑक्सी शोषण कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, दोनों में, एक में ऑक्सीजन की उपस्थिति, एक में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब वायवीय शोषण, ऑक्सी शोषण, और वायु की अनुपस्थिति में जो शोषण है उसे अनाक्सी शोषण या अवायवीय शोषण कहते हैं। पादप के वायवीय भाग के द्वारा वाष्प के रूप में जल हानि क्या कहलाती है? तो पादप के वायवीय भाग के द्वारा जो वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, इस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। जल का अवशोषण पाचन तंत्र में कहाँ होता है? तो हमको पता है जल का अवशोषण पाचन तंत्र में बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ऑक्सी शोषण के दौरान कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ध्यान रखेंगे, ऑक्सी शोषण के दौरान 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है और अनाक्सी शोषण के दौरान 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऑक्सी में 38 एटीपी और अनॉक्सी शोषण के दौरान 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो हम जानते हैं पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, वाष्पोत्सर्जन में भी सहायक होते हैं। इन्हें हम कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा। रंध्र या स्टोमेटा, इन्हीं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। अनाक्सी श्वसन का उत्पाद व कुल मुक्त ऊर्जा कितनी है? तो मैं अभी बताया कि अनॉक्सी श्वसन के दौरान 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है, लेकिन जो उत्पाद है वो क्या है? तो अनाक्सी श्वसन के दौरान उत्पाद है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी ऊर्जा। तो ध्यान रखेंगे जो मुख्य उत्पाद है अनाक्सी श्वसन का वो क्या है? एथेनॉल है, और इसमें कम ऊर्जा निकलती है, 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को कौन अवशोषित करता है? तो ध्यान रखेंगे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जो प्रकाश ऊर्जा है उसको अवशोषित करने का काम करता है क्लोरोफिल। इसे अवशोषित करने का काम कौन करता है? इसे अवशोषित करने का काम करता है क्लोरोफिल। ध्यान रखेंगे, इसे अवशोषित करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? अपचयन होता है। ध्यान रखेंगे, अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? एनर्जी करेंसी क्या कहलाती है? तो कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा है, एनर्जी करेंसी है, वो एटीपी है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? तो आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर जो नापा जाता है उसका नाम है स्फेग्मोमैनोमीटर। मनुष्य में ग्रहण किए गए भोजन के जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में विखंडित करने की सतत प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया पाचन कहलाती है। एक जैव प्रक्रम है ये पाचन, जिसमें भोजन के जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में विखंडित किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रश्न है अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप इन्हें लिख लें, नोट्स बना लें और याद करते चलें। आगे भी आपको लगभग पूरे अध्याय के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको मेरे YouTube चैनल में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।